चलो जी, गुड मॉर्निंग एवरीवन। कैसे हो जी? देखिए, टुडे विल हैव टू अंडरस्टैंड। वैसे लास्ट क्लास में बेटा मैंने आपको क्रिपिंग एक्विजिशन बताया था, राइट? और क्रिपिंग एक्विजिशन में मैंने आपको दो सिचुएशन हमें बताई थी। एक क्या? नो नेटिंग ऑफ, और दूसरा फ्रेश इशू ऑफ शेयर्स के रिगार्डिंग। हालांकि हमने इसके बारे में तो डिस्कशन कर लिया था, राइट? बट अभी हमारे ये फ्रेश इशू वाला कॉन्सेप्ट रह रहा था। ठीक है, सुन रहे हो? हाँ जी, तो यहाँ पर बेसिकली जो फ्रेश इशू ऑफ शेयर्स का कॉन्सेप्ट है, एडिशनल वोटिंग राइट्स। अब इसमें इसको भी एग्जांपल से समझेंगे ये क्या सिचुएशंस है। तो सबसे पहले आप इसका एग्जांपल देखिए। एग्जांपल नंबर 2। ठीक है, एग्जांपल नंबर 2, ध्यान सुनिएगा। जैसे मान लो एक कंपनी है, एबीसी लिमिटेड। कौन सी कंपनी है जी? एबीसी लिमिटेड, ठीक है। और इसके जो टोटल शेयर्स हैं, 1 लाख। कितने बेटा? 1 लाख शेयर्स है, ठीक है। और मान लेते हैं एक इन्वेस्टर है, ए, और उसने होल्ड किए हुए हैं 25,000 शेयर। कितने शेयर होल्ड करे हुए हैं बेटा? तो इसका मतलब उसने टोटल कितनी होल्डिंग कर रखी है? ठीक है, तो यानी कि उस इन्वेस्टर्स के पास बेसिकली 25% शेयर है किसके? कंपनी के, राइट? देयर आफ्टर होता क्या है, कंपनी मेक्स फ्रेश इशू ऑफ शेयर्स। यानी कि कंपनी एक फ्रेश इशू ऑफ शेयर्स लेके आती है 50,000 शेयर्स का। कितने शेयर्स का जी? ठीक है, अच्छा। एक हाँ जी। ठीक है, और ये सारे के सारे शेयर्स अलॉटेड होते हैं इन्वेस्टर ए। ऐसा हो सकता है क्या मैं कोई इशू लेके आऊं और वो 100% शेयर में किसी एक इन्वेस्टर को इशू कर दूं? इज इट पॉसिबल? हाँ, ऑफ कोर्स प्राइवेट प्लेसमेंट से कर सकते हो वैसा। भाई प्राइवेट प्लेसमेंट में आपने मैक्सिमम कितने लोग बोले? 200 ना, मिनिमम थोड़ी बोला है। तो मिनिमम तो हम एक को भी कर सकते हैं इशू, राइट? तो ये हमने पूरे के पूरे शेयर्स क्या कर दिए बेटा मार्केट में, मिस्टर ए को ही इन्वेस्ट कर दिए, आई मीन इशू कर दिए, ठीक है, अलॉट कर दिए। अच्छा, अब यहाँ पर हम सबसे पहले न्यू टोटल शेयर कैपिटल अगर देखें, क्या देखें बेटा? न्यू टोटल शेयर कैपिटल अगर हम देखें तो कितनी है बेटा वो? पुरानी कितनी थी? 1 लाख। न्यू कितने शेयर इशू करें? 1.5 लाख। बोलो, तो टोटल कितना हो गया? सॉरी, न्यू 50,000 है, और जो टोटल कितना हो गया हमारे पास? 1.5 लाख। ठीक है, अच्छा आप देखते हैं यहाँ पर होल्डिंग ऑफ मिस्टर ए आफ्टर अलॉटमेंट। मतलब अलॉटमेंट के पास उसके पास कितनी होल्डिंग हो जाएगी बेटा? इनिशियली कितने शेयर थे उसके पास? नए कितने इश्यू हुए? तो टोटल शेयर्स कितने हो गए इसके पास? 75,000। कितने हो गए बेटा? अच्छा, अब हम इसकी परसेंटेज कैलकुलेट करेंगे। क्या कैलकुलेट करेंगे बेटा? परसेंटेज, ठीक है। तो देखो, अगर मैं इसकी परसेंटेज कैलकुलेट करता हूँ, कैलकुलेट परसेंटेज होल्डिंग, तो यहाँ पर प्री अलॉटमेंट जो है वो कितने थे इसके बेटा? 25,000। और टोटल शेयर्स हमारे पास कितने थे? 1 लाख। तो अप्रोक्सीमेटली क्या है यहाँ पे? 25% इसकी होल्डिंग हो गई। अच्छा, पोस्ट अलॉटमेंट अगर हम देखें तो पोस्ट अलॉटमेंट अगर हम देखें तो इसकी होल्डिंग कितनी है? और टोटल शेयर्स मार्केट में कितने हैं? तो कितना परसेंट हो गया? राइट, बोलिए। अच्छा सुनो भाई, अगर मैं प्री अलॉटमेंट की बात करूं, पोस्ट, इन दोनों के बीच में डिफरेंस है। क्या है बताओ? और वो डिफरेंस जो है वो है एडिशनल वोटिंग राइट्स का। किसका बेटा?
तो कितना और आपने एक्वायर करा है? 25%। कितना एक्वायर करा बेटा? 25%, राइट। तो अगर क्रीपिंग एक्विजिशंस की बात करें तो आप मैक्सिमम कितने होल्ड कर सकते हो? 5%, राइट। तो यहाँ तो आपने 25% और होल्ड करे, तो क्या डेफिनेटली आपको ओपन ऑफर लेके आना पड़ेगा। यस, ठीक है। तो बट यहाँ पर हम जो निकाल रहे हैं वो किस बेसिस पे निकाल रहे हैं? इन दोनों के बीच का डिफरेंस। देखो यहाँ पर आप जरा थ्योरी पढ़ेंगे इसमें। फ्रेश इशू ऑफ शेयर्स क्या कह रहा है? एडिशनल वोटिंग राइट्स, डिफरेंस बिटवीन क्या है बेटा? प्री अलॉटमेंट एंड पोस्ट अलॉटमेंट परसेंटेज, राइट। तो यहाँ पर हम एडिशनल वोटिंग राइट्स देखते हैं। तो ऑब्वियस सी बात है, पहले तो आप वोट ऑलरेडी एक्वायर कर चुके थे 25% ना, तो नए आपने कितने करे हैं? तो हम प्री और पोस्ट के बीच में क्या करेंगे? डिफरेंसेस करेंगे। तो इसका कंपटीशन अगेन किस बेसिस पे होगा? ग्रॉस एक्विजिशंस को कंसिडर किया जाएगा। अगर कोई इंटरमिनेट रिडक्शन है उसको क्या कर देंगे बेटा? इग्नोर कर देंगे। जैसे हमने वहां पर सेल को इग्नोर किया था ना, डायल्यूशंस को, वैसे यहाँ पर भी करेंगे। और जो एग्जेम्प्टेड एक्विजिशंस है उसको भी हम यहाँ पर काउंट करने वाले नहीं है। सर ये एग्जेम्प्टेड एक्विजिशंस वाला कॉन्सेप्ट क्या है वो हम थोड़ी देर में पढ़ेंगे, ठीक है। ये पहले बताओ, समझ में आया? चलो इस एग्जांपल को कॉपी कर लो। डन हो गए। तो ये बेटा हमने पढ़ लिया इनिशियल एक्विजिशंस का सिचुएशन पढ़ लिया, रेगुलेशन 3 सब रेगुलेशन 1, और क्रीपिंग एक्विजिशन भी हमने पढ़ लिया। दैट इज अगर एक्सीड करते हो 5% से तो आपने ओपन ऑफर को ट्रिगर कर दिया है, ठीक है।
ओके, नाउ लिखो रेगुलेशन 3 सब रेगुलेशन 3। लिखा। अच्छा, अब देखो रेगुलेशन 3 सब रेगुलेशन 3 क्या कहता है। कहता इफ इवन क्या लिखा हुआ है, पर्सन एक्टिंग इन कंसर्न पढ़ा था आपने। होल्डिंग इज कंसीडर इंडिविजुअल क्रॉसिंग ऑफ द थ्रेशोल्ड लिमिट कितना बेटा 25% ट्रिगर करता है किसको, ओपन ऑफर को। सर क्या मतलब है इसका, तो देखिए इसका एग्जांपल समझते हैं, ध्यान से देखेगा। सपोज मान लो कंपनी है एबीसी लिमिटेड या वट एवर, कुछ भी नाम दे सकते हैं आप इसमें। एबीसी लिमिटेड एक लिस्टेड कंपनी है और उसके टोटल शेयर जो है, कंपनी के टोटल शेयर्स कितने बेटा, 1 लाख। कितने शेयर्स है बेटा, 1 लाख, ठीक है। अब यहाँ पे जनरली एक ग्रुप है पीएसी का, क्या है बेटा, जिसको हम बोलेंगे पीएसी ग्रुप। क्या बोलेंगे जी, पीएसी ग्रुप, ठीक है। अब मान लो यहाँ पर एक इन्वेस्टर है ए और एक इन्वेस्टर है बी। तो ए ने बेटा अप्रोक्सीमेटली 20% शेयर एक्वायर करे हुए हैं, दैट इज कितने, 20,000 शेयर, ठीक है। और वहीं पे इसने खरीदे हुए हैं 10% शेयर। कितने हो गए इसके, 10,000 शेयर। कितने शेयर हो गए, 10,000 शेयर। तो ओके, अगर आप यहाँ पे देखोगे टोटल पीएससी होल्डिंग, तो जो पीएससी होल्डिंग है वो टोटल कितनी हो गई है भाई, है ना। तो ये ऑलरेडी 25% से ज्यादा है, ये ऑलरेडी 25% से क्या है, एक्सीड कर रही है। यस और नो। अच्छा, तो क्या यहाँ पे ओपन ऑफर लाने की जरूरत है, क्या हमें ओपन ऑफर लाने की जरूरत है यहाँ पे, बताइए कैसे। बट बेटा अगर इंडिविजुअल होल्डिंग देखो तो 25% से ज्यादा है ही नहीं। इंडिविजुअल होल्डिंग क्या 25% से ज्यादा है, ये पढ़ो जरा इसको। इवन इफ पैक होल्डिंग इज कंसिडर, कॉमा, इंडिविजुअल क्रॉसिंग द क्या, थ्रेशोल्ड लिमिट ऑफ 25% ट्रिगर द ओपन होल्ड। ठीक है, तो ओपन ऑफर लाने के लिए बेटा यहाँ पर इंडिविजुअल पर्सन की भी क्या क्रॉस हो जानी चाहिए। अच्छा, तो मुझे एक बात बताओ, मान लो ए ने फर्दर एक्वायर करे, एक्विजिशन 10,000 शेयर्स,
कितने? 10,000 शेयर्स। तो अब मुझे बताओ इसकी टोटल होल्डिंग कितनी होगी? 30। हाँ। तो सर जैसे ही इसने एक्वायर करा तो इनिशियल कितना था, और अब इसने और कितना एक्वायर कर लिया, कितने हो गए? तो मुझे एक बात बताना, क्या यहाँ पे 30% हो गया? तो इंडिविजुअल होल्डिंग क्या हो गई है बेटा, है ना? और जो बी होल्डर है, जो बी इन्वेस्टर्स है, उसकी कितनी है? तो टोटल कितना हो गया? 40%। तो सर यहाँ पे जो पैक था, मतलब आपने जो पर्सन एक्टिंग इन कंसर्न था, वो ऑलरेडी 25% से क्या था, ज्यादा था। ठीक है। और अब इंडिविजुअल इन्वेस्टर ने क्या और एक्वायर कर लिए बेटा? हाँ। तो क्या यहाँ पे 25% से लेके कितना कर दिया इसने, सॉरी, 20% से लेके कितना हो गया? तो सर एक बात बताइए, जरा ध्यान से सुनिएगा। अगर मैं ट्रिगल एनालाइज की बात करता हूँ, तो सर ये जो पीएसी है, वॉज ऑलरेडी 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 अबव है किससे? 25% से। किससे बेटा? 25% से। और इंडिविजुअल पर्सन है, यानी कि जो आप इंडिविजुअल होल्डर है, उसका क्रॉस हो चुका है कितना? 25%। भाई पहले कितना था आपका, आप कितना हो गया? तो आपने क्रॉस कर लिया ना, मतलब आपने फर्दर 10% का एक्विजिशन कर लिया है। तो क्या यहाँ पर ओपन ऑफर ट्रिगर हो गया आपका? हाँ जी। तो यहाँ पे आपको बेटा ओपन ऑफर लेके आना पड़ेगा। क्या लेके आना पड़ेगा? ओपन ऑफर लेके आना पड़ेगा। समझ में आया? तो जनरली यहाँ पे क्या बोला सर, पैक की साथ में अगर देख रहे हैं, ऑलरेडी 25% से ज्यादा है। इंडिविजुअल पर्सन ने फर्दर एक्विजिशन कर लिया कितना, 10% का। तो उसको मिला के उसका कितना होगा, 30%, जो ऑलरेडी 25 को क्या कर चुका है, क्रॉस कर चुका है। तो अब आपको ओपन ऑफर लेके आना पड़ेगा। समझे? ठीक है, लेकर। तो यहाँ पर ये मत समझना कि पैक कॉम्बिनेशन में 25% है, आपको इंडिविजुअल लिमिट भी देखनी पड़ेगी। ठीक है। तो दोनों पॉइंट को कंसीडर करना है बेटा, राइट? पैक का भी और इंडिविजुअल होल्डिंग का भी। ठीक है। ये समझ आया तो मत नहीं आया? हेलो। अरे गुड मॉर्निंग। आज सर बताइए बताइए। हम्म। हाँ तो चलिए, आप जो जीएसटी है वो किसके नाम पे है?
लिख लिया? ये समझ आया? किसके डाउट है क्या? थोड़ा मुझे लग रहा था तुम लोग का डाउट है। क्या समझ में आया जरा बताओ। अच्छा, एक क्रिपिंग एक्विजिशन की बात हो रही है या इनिशियल एक्विजिशन? इनिशियल की हो रही है। हाँ, बट क्रीपिंग वाला कहता था कि अगर 25% होल्डिंग आपकी है, और हमने हमेशा ही पढ़ा हुआ है कि बेसिकली जो हम एक्विजिशंस करते हैं, एक्वायरर आपने पढ़ा होगा, जब वो एक्वायर करता है तो वो अलोंग विथ पैक करता है, तो भी हम उसको कंसिडर करते हैं ओपन ऑफर के लिए। यही पढ़ा था हमने। तो यहाँ पे तो ऑलरेडी 25% एक्विजिशन किया हुआ है पहले से, तो इसका मतलब तो क्रीपिंग एक्विजिशन होना चाहिए ना? अच्छा देखो, मैं आपको समझाता हूँ। सम टाइम क्या होता है ना, एग्जाम हमें कंफ्यूजन होती है कि यार ये तो जैसे मान लो ना पैक है ना, इसकी टोटल होल्डिंग कितनी थी? 30%, विच इज बेसिकली मोर देन 25%, और हमारी ट्रिगर लिमिट क्या थी बेटा? है ना? अब मान लो ड्यू टू सम रीजन या कुछ भी सिचुएशंस रहा हो, 25% से ज्यादा एक्विजिशन आपके पास है, और तब ओपन ऑफर आप लेकर नहीं आए थे या फिर नहीं लाए ओपन ऑफर, ठीक है? सो दैट इज अ बेसिक सिचुएशन सर, कि यहाँ पे क्या मुझे क्रीपिंग एक्विजिशन को फॉलो करना है? क्योंकि भैया पैक तो कंसीडर होगा ना टोटल एक्विजिशन के लिए। अगर मुझे क्रीपिंग एक्विजिशन करना है तो मैं सिर्फ कितना परसेंट देखूंगा? एक्सीड 5%, अगर मैं क्रीपिंग एक्विजिशन की बात करता हूं तो। बट अगर मैं इनिशियल एक्विजिशन की बात करता हूं तो फिर ऑफर ट्रिगर कब होगा? 25% में। तो देर इज अ कंफ्यूजन, राइट? अभी रेगुलेशन 3 ने क्या बोला? रेगुलेशन 3, सब रेगुलेशन 3 क्या बोलता है, सुनना ध्यान से। ये कहता भैया देखो, अगर पैक मिलकर कितना खरीद रहे हैं, मतलब खरीदा हुआ है ऑलरेडी, मतलब देर इज मोर देन 25%, ठीक है? और मान लो अगर उसमें कोई इंडिविजुअल पर्सन है, कौन है बेटा कोई, और वो मान लो एट एनी टाइम क्रॉस कर दे 25% को। किसको क्रॉस कर दे बेटा? इंडिविजुअली, ध्यान से सुनना। आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट पैक, और आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट क्रीपिंग एक्विजिशन है। ठीक है, मैं क्या कह रहा हूँ, आपने ऑलरेडी कितने होल्ड करे हुए हैं? कायदे से देखा जाए तो रेगुलेशन 3 सब रेगुलेशन 2 में फंस रहे हो आप। क्लियर है? अच्छा, तो क्या था, अगर किसी इंडिविजुअल ने जो ऑलरेडी पैक के साथ कितना होल्ड करा है, मोर देन 25%, बट मान लो उसकी खुद की इंडिविजुअल लिमिट अगर क्रॉस कर जाती है, किससे बेटा? 25, तो उसके ऊपर बेटा यू हैव टू फॉलो रेगुलेशन 3 सब रेगुलेशन 1, यानी कि आपको ओपन ऑफर लेके आना पड़ेगा। और आप किस चीज को कंसिडर करोगे? आप 25%, किस चीज को कंसिडर करोगे? 25% को, समझ आया? है ना? तो यहाँ पर क्रीपिंग एक्विजिशन देख रहे हैं या इनिशियल एक्विजिशन? इनिशियल एक्विजिशन, जहां पर ट्रिगर लिमिट हम क्या देख रहे हैं बेटा? 25%। वी आर नॉट टॉकिंग टॉकिंग अबाउट क्रीपिंग एक्विजिशन। अच्छा एक बात बताओ, मान लो इंडिविजुअल ने 25% होल्ड करा हुआ है ऑलरेडी, मान लो 26% होल्ड किया हुआ है, फिर उसके बाद वो किसी फाइनेंशियल में मोर देन 5% करता है, तो देन आपका सब रेगुलेशन टू अट्रैक्ट होगा। समझ गया ना? तो पैक के साथ अपने खरीदे हुए ऑलरेडी मोर देन 25%, बट ओपन ऑफर नहीं लेके आए थे तब, या फिर देयर इज सरकमस्टांसेस के ओपन ऑफर नहीं लाना था, ठीक है? बट अगर अब इंडिविजुअली आप क्रॉस कर जाते हैं किसको बेटा? 25% को, तो आपके ऊपर बेटा सब रेगुलेशन 1 एप्लीकेबल हो जाएगी, एंड आपको क्या लेके आना पड़ेगा? ओपन ऑफर। तो इसका मतलब ये पैक के ऊपर एप्लीकेबल हो रहा है, तो इस इंडिविजुअल के ऊपर। समझ में आ गई बात? ये क्या है? लिख लो बेटा, एग्जाम्पल लिखा नहीं अभी? कहाँ पे? ये
क्रॉस 25%। 20 से 30। अरे इंडिविजुअल होल्डिंग पहले कितनी थी? 20 थी ना। अब कितनी हो गई है? 25%, आई मीन 30%। तो उसने क्या क्रॉस कर दिया? नालायक।
लिख लिया। हाँ भाई, देखो सर, एक्सेप्शन है यहाँ पे। एक्सेप्शन क्या है? अगर एक्विजिशन कौन कर रहा है बेटा? प्रमोटर। या फिर शेयर होल्डर जो क्या कर रहा है बेटा? कंट्रोल कर, वो फर्दर एक्वायर कर रहा है, तो उसके ऊपर बेटा ये रेगुलेशन अप्लीकेबल। मतलब उसको फिर ऑफर लाने की जरूरत नहीं है। और वैसी बात है, वो ऑलरेडी कंपनी का क्या है बेटा? कंट्रोलिंग कंसर्न पर्सन है। तो उससे हमें वैसे भी खतरा नहीं है, ठीक है ना? सो इसलिए पब्लिक शेयर होल्डिंग में प्रमोटर की होल्डिंग जितनी ज्यादा हो उतना और बढ़िया है। राइट, अच्छा। अच्छा, ये क्या लिखा हुआ है? आईजीपी प्लेटफॉर्म में जो कंपनी रजिस्टर्ड है, उसके लिए जो थ्रेशोल्ड लिमिट है वो 25% ना होके कितना है बेटा? पर मुझे बात बताओ, क्या आईजीपी के ऊपर ये रेगुलेशन एप्लीकेबल थी क्या? नहीं थी ना। बट किस केस में एप्लीकेबल हो जाएगी? अगर पब्लिक इशू में अपने शेयर मार्केट में इशू कर रखे हैं, तो अगर पब्लिक इशू नहीं है, स्टिल यू आर लिस्टेड, तो रेगुलेशन ही आपके ऊपर एप्लीकेबल नहीं थी। यानी कि जो हम सभी ऐसे एस टी रेगुलेशन पढ़ रहे हैं 2011 वाली, ये एप्लीकेबल नहीं होगी आईजीपी प्लेटफॉर्म के ऊपर। बट अगर आप पब्लिक इशू लेकर आए हैं तो अप्लाई हो जाएगी, और उसके लिए आपकी जो लिमिट है थ्रेशोल्ड, वो कितने रहेगा बेटा? 49%। फिर आपके लिए 25% का मैकेनिज्म नहीं रहेगा। समझ में आया? बोलो। चलिए, बहुत बढ़िया जी। अब बड़ी देर से सर हम एक टॉपिक सुन रहे हैं, ओपन ऑफर, ओपन ऑफर, ओपन ऑफर, है ना? तो सर ये है क्या ओपन ऑफर? लिखा दोस्तों? अच्छा देखो, ओपन ऑफर को समझते हैं। राइट, तो ये कंपनी है, और ये क्या है बेटा? शेयर होल्डर। और ये जो शेयर होल्डर हैं, ये इस कंपनी में होल्डिंग कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं बेटा? होल्डिंग कर रहे हैं। ठीक है। अच्छा, मुझे बताओ, जनरली हमारे पास शेयर होल्डर्स के टाइप्स क्या होते हैं इन जनरल? सॉरी, दो तरह के। एक प्रमोटर शेयर होल्डर। क्या बेटा? और एक नॉन प्रमोटर शेयर होल्डर। हाँ जी। अच्छा, ये जो नॉन प्रमोटर शेयर होल्डर है, जनरली है कौन? पब्लिक। हाँ भाई, कौन है? पब्लिक है।
अच्छा, हमें ना ओपन ऑफर से बचाना है किसको एक्चुअली में? पब्लिक को। जैसे मान लो कोई भी इन्वेस्टर्स है, एक्स वाई जेड वट एवर द नेम, अगर ये बेटा एक्वायर कर रहा है इस कंपनी को, राइट, तो या तो ये रेगुलेशन 3 सब रेगुलेशन 1 में एक्वायर कर रहा होगा, या फिर यहाँ पर क्रिपिंग एक्विजिशन हो रही होगी क्या बेटा, रेगुलेशन 3 सब रेगुलेशन 2 में। यही पढ़ा था ना अभी आपने। या तो सर सब रेगुलेशन 1 हमारा कहता है कि आपने वन टाइम पे कितना परचेस कर लिया है, 25% और मोर। दैट मीन्स आपने ऑफर को ट्रिगर कर दिया। नहीं आया सर। अच्छा, दूसरा, अगर आप ऑलरेडी एक्वायर करके बैठे हैं मोर देन 25% और उसके बाद आप एक्वायर कर रहे हैं एक्सीड कितना, 5%, यही पढ़ा था हमने। तो सर ऐसी सिचुएशंस में आपके ऊपर एक कंडीशन लगा देते हैं कि आपको लेके आना पड़ेगा क्या, ओपन ऑफर। जनरली क्या लेके आना पड़ेगा बेटा, और ओपन ऑफर में हम आपसे बोल रहे हैं कि आप 26% कम से कम मिनिमम, या उससे ज्यादा आपकी मर्जी है, और एक्वायर करिए। क्या करिए बेटा? अच्छा, 26% आप जनरली ओपन ऑफर मार्केट में लेके आ रहे हो तो किससे खरीद रहे हो, पब्लिक से। तो डोंट यू थिंक ओपन ऑफर के जरिए हम पब्लिक के शेयर परचेस कर ले रहे हैं, यानी कि एक तरीके से हम प्रोवाइड कर रहे हैं पब्लिक को क्या, एग्जिट अपॉर्चुनिटी। जी निकल जाइए, कंपनी का कंट्रोल चेंज होने वाला है, अगर कल को कोई इश्यूज होते हैं, राइट, तो उसके लिए फिर आपको नुकसान ना हो। सो बेटर बी, अगर आपको लग रहा है कंट्रोल बेसिकली बेटा आपके हित में नहीं है, तो विल प्रोवाइड यू क्या बेटा, एग्जिट अपॉर्चुनिटी। आप अपने शेयर्स बेचिए और बाहर निकल जाइए। ठीक है ना? तो ओपन ऑफर दिया ही इसलिए जाता है बेटा, ताकि हम पब्लिक शेयर होल्डिंग को क्या कर सकें, फ्री कर सकें। क्या कर सकें बेटा, फ्री कर सकें, और कंपनी को जनरली उस व्यक्ति के कंट्रोल में ही एग्जीक्यूट करवा दें जो मेजोरिटी ऑफ शेयर्स क्या कर रहा है बेटा, एक्वायर कर रहा है। क्योंकि 25% एक तरीके से बहुत बड़ा फिगर होता है बेटा, राइट। आपकी कंपनी में बहुत बड़ी कंट्रोल आ जाती है, वोटिंग राइट्स आ जाता है, तो आप किसी भी वोटिंग्स को इन्फ्लुएंस कर सकते हो। तो इससे मिसमैनेजमेंट हो सकता है, और मिसमैनेजमेंट की वजह से बिजनेस सफल करेगा, और बिजनेस की वजह से पब्लिक शेयर होल्डर को नुकसान हो सकता है। तो बेटर बिंग आपके पास ऑप्शन है, आप निकल सकते हो। समझना है? अभी जो ओपन ऑफर है ना, दो तरीके के होते हैं। एक तो लॉ कहता है लेके आना ही आना है, दैट इज मैंडेटरी ऑफर, और समटाइम आप वॉलेंट्री ऑफर पे लेके आ सकते हो। एक तो लॉ की मान लो, मैंडेटरी लेके आ जाओ, या फिर बेटा आप खुद के अपने स्व मोटो कंडीशंस को लगा के ओपन ऑफर लेके आ सकते हैं। तो इसलिए बेटा यहाँ पे ओपन ऑफर के दो टाइप्स हैं। देखो, सबसे पहले ओपन ऑफर हमने क्या पढ़ा है, कहता है ओपन ऑफर क्या है, एक जो प्रोवाइड करता है क्या, किसको, दो टाइप्स के होते हैं, रेगुलेशन 3 और रेगुलेशन 6। रेगुलेशन 3 क्या कहता है, मैंडेटरी ओपन ऑफर, और रेगुलेशन 6 क्या कहता है, वॉलेंटरली ओपन ऑफर। क्लियर है? अच्छा, ये समझ में आया तुम्हारे? लिखो। कल बेटा एक चैप्टर समाप्त हो जाएगा आपका, ठीक है। और कल थोड़ा सा ना लंबी क्लास रखूंगा। सेबी एक्ट भी कल मैं करा दूंगा, मतलब कल मान के चलो आपका सिक्योरिटी लॉ क्या हो जाएगा, खत्म हो जाएगा। एक्चुअली सेबी एक्ट में मुझे कुछ पढ़ाना नहीं है, अब ऑलरेडी बहुत कुछ पढ़ चुके हैं, बस एक बार रीड अप करवाना उसको, ठीक है ना? ओके, फिर हमारे पास आई थिंक ईसीएल बच जाएगा। उसका क्या रह रहा है, कॉम्पिटिशन एक्ट, राइट। और बेनामी कौन सा था वो, मनी लॉन्ड्रिंग के नोट्स आई विल प्रोवाइड। पढ़ तो लिया ही तुमने। एफटीपी बेटा वो रीडिंग बेसिस पे है, ठीक है। और फिर हम रिवीजन सेशन रखेंगे, और मोस्टली सैटरडे आपकी क्लास होगी कंपनी लॉ की। और कंपनी लॉ में बेटा मैं आपको क्या कराने वाला हूँ, ड्राफ्टिंग पोर्शन, ठीक है। ड्राफ्टिंग पोर्शन कराऊंगा और इनकॉर्पोरेशन प्रोसेस समझाऊंगा, ठीक है। हो सके तो लाइव चलेगा, प्रैक्टिकल एक्सपोजर, नालायक।
हो गया बेटा? हेलो। ठीक। चले आगे बढ़े। चलिए। अब यहाँ पर एक कॉन्सेप्ट मैं आपको पढ़ाने वाला हूँ बेटा। मैंडेटरी ओपन ऑफर। किसका जी? शॉर्ट में हम बोलेंगे MOO। ठीक है। क्या पढ़ने वाले हम? मैंडेटरी ओपन ऑफर। तो सर ये मैंडेटरी ओपन ऑफर की क्या सिचुएशंस है, इसको हम लोग अंडरस्टैंड कर लेते हैं। कृपया ध्यान से सुनिए। अच्छा एक बात बताइए, इसमें जनरली मैंडेटरी ओपन ऑफर तब लेके आओगे जब ट्रिगर्ड हो जाएगी लिमिट। तो ट्रिगर्ड लिमिट तो तुम पढ़ चुके हो ऑलरेडी। हाँ। नहीं पढ़ा है? तो सर कुछ केसेस ऐसे हैं जहां पे अगर लिमिटेड ट्रिगर हो जाती है तो यू हैव टू ब्रिंग क्या? ओपन ऑफर। आपको क्या लेके आना पड़ेगा बेटा? ओपन ऑफर लेके आना पड़ेगा। तो यहाँ पर जनरली हम लोग तीन सिचुएशन डिस्कस करने वाले हैं। कितने सिचुएशन डिस्कस करने वाले हैं बेटा? थ्री 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 थ्री, हाँ थ्री है, चौथा भी तो है। चलो नोट पॉइंट कर ली, ठीक है। तो मैंडेटरी ओपन ऑफर जनरली बेटा रेगुलेशन 3 के थ्रू हम पढ़ने वाले हैं। किसके थ्रू? रेगुलेशन 3। किसके थ्रू जी? रेगुलेशन 3, ठीक है। तो सबसे पहले हमारे पास आता है बेटा एक्विजिशन। एक्विजिशन ऑफ शेयर्स। क्या आता है बेटा? ये मैं आपको ऑलरेडी पढ़ा चुका हूँ बेटा, अभी पढ़ा था ना आपने रेगुलेशन 3। तो जिसमें आपने क्या पढ़ा था, दो सिचुएशन पढ़ी थी। एक पढ़ा था कि आप क्रॉस कर लो क्या 25% की थ्रेशोल्ड लिमिट, है ना। IGP के लिए कितना था ये? 49%। इन व्हाट केस? अगर आप लिस्ट है पब्लिक इशू के जरिए, ठीक है। अच्छा क्रीपिंग एक्विजिशंस में कितना था? 5% था, या एक्सीडिंग? हाँ तो ये याद रखना, एग्जाम में कंफ्यूजन ना हो गलत करके आ जाए। एक छोटी सी मिस्टेक पूरा आंसर क्या हो जाएगा हमारा, गलत हो जाएगा, ठीक है। तो बियॉन्ड 5% करते हो तो क्या मैंडेटरी ओपन ऑफर लाना पड़ेगा आपको? जी ये तो पढ़ा चुका ऑलरेडी। तो इस पे ज्यादा हमें डिस्कशन करने की जरूरत नहीं, ठीक है। अच्छा तो एक काम करो, इसको हटाई दो रेगुलेशन। दूसरा है रेगुलेशन 4। क्या है बेटा रेगुलेशन? जो बात करता है एक्विजिशन आप कर रहे हैं, एक्विजिशन ऑफ कंट्रोल। भाई यहाँ पे आपने वोटिंग राइट्स ही तो पढ़े थे। क्या पढ़े थे आपने? और शेयर्स कंट्रोल तो पढ़ा नहीं था। तो अगर आप कंट्रोल एक्वायर कर रहे हैं तो उसके लिए हमें क्या डिस्कस करना पड़ेगा बेटा? रेगुलेशन 4 क्या पढ़ना पड़ेगा? अच्छा एक कॉन्सेप्ट है इनडायरेक्ट एक्विजिशन का। किसका बेटा? इनडायरेक्ट एक्विजिशन, जो कि विल गोइंग टू अंडरस्टैंड इन रेगुलेशन 5 में। किसमें पढ़ने वाले हैं? रेगुलेशन 5 में। क्लियर है? हेलो। अच्छा सर इसमें दो सिचुएशंस हैं। कहते हैं एनी एक्विजिशन ऑफ कंट्रोल अगर ट्रिगर हो जाता है। क्या हो जाता है बेटा? तो आपको क्या लेके आना पड़ेगा? ओपन ऑफर। क्या लेके आना पड़ेगा? ओपन ऑफर। इवन इवन इफ नो शेयर्स आर एक्वायर्ड। आपने भले ही बेटा कोई भी शेयर एक्वायर ना करा हो, अगर आप कंट्रोल एक्वायर करते हैं, क्या एक्वायर करते हैं बेटा? कंट्रोल एक्वायर करते हैं, तो भैया आपने क्या ट्रिगर कर दिया बेटा? ओपन ऑफर। तो फिर आपको ओपन ऑफर लेके आना पड़ेगा। अभी मैं इसको और डिटेल में समझाऊंगा विद द हेल्प ऑफ एन एग्जांपल। पहले आप इसको लिख लेते हैं। अच्छा फिर आता है क्या? इनडायरेक्ट एक्विजिशन। तो दिस इज रेगुलेशन 5 बेसिकली क्या कहता है? तो ये कहता है जी अकर्स व्हेन। क्या कहता है बेटा? अकर्स व्हेन एक्वायरर, एक्वायरर एक्वायर कर रहा है। क्या कर रहा है बेटा? एक्वायरर एक्वायर कर रहा है किसको?
शेयर्स को या फिर किसको बेटा, कंट्रोल को इन अनदर कंपनी या अनदर एंटिटी एक्चुअली। ठीक है, विच इज रिजल्ट इन कंट्रोल ऑफ वोटिंग राइट्स इन टारगेट कंपनी। कौन सी कंपनी थी? ठीक है, इसको लिखो जरा एक बार, कॉपी करो। हो गया? लिख लिया? अब इधर देखो ध्यान से, याद है रिसेंटली अपने एक डेफिनेशन पढ़ी थी कंट्रोल की। ये एग्जांपल है रेगुलेशन 4 का। कंट्रोल की डेफिनेशन याद है? निकालो जरा डेफिनेशन निकालो। कंट्रोल मतलब क्या है? मेजोरिटी ऑफ डायरेक्टर को अपॉइंट करने की पावर। दूसरा, मैनेजमेंट कंट्रोल कर रहे हैं डिसीजन मेकिंग को, पॉलिसी मेकिंग पावर आपके पास है। दिस इज बेसिकली वर्ड कंट्रोल। इधर देखो, देखो सर, यहाँ पे ना एक कंपनी है एक्स लिमिटेड। कौन सी कंपनी? और एक इन्वेस्टर है, लिखना नहीं प्लीज, समझिए पहले ध्यान से। इन्वेस्टर ए, ठीक है। अभी जो इन्वेस्टर ए, राइट, ये इस कंपनी में इसने कोई शेयर्स नहीं परचेस करा हुआ है, नो एनी शेयर्स या फिर वोटिंग राइट्स इसके हैं इस कंपनी। जीरो। क्या बेटा? जीरो है। दिस इज द फर्स्ट सिचुएशंस। बट होता क्या है, समहाउ इसने कंपनी को मान लो कुछ पैसे वैसे प्रोवाइड करे होंगे, ऑफ कोर्स सम इन्वेस्टमेंट। अब उस इन्वेस्टमेंट के बदले कंपनी ने इससे साइन किया क्या बेटा, एक एग्रीमेंट। और एग्रीमेंट के जरिए बेटा कंपनी बेटा बेसिकली क्या प्रोवाइड कर रही है इसको? कंट्रोल प्रोवाइड कर रही है। क्या प्रोवाइड कर रही है? कंट्रोल प्रोवाइड टू अपॉइंट मेजोरिटी ऑफ डायरेक्टर। मेजोरिटी ऑफ डायरेक्टर मतलब भैया आपके पास शेयर्स तो नहीं है? शेयर्स हैं आपके पास? नहीं? तो मतलब ओपन ऑफर वाली बात तो होगी नहीं यहाँ पे, जनरली शेयर्स वाले 25% और क्रिपिंग एक्विजिशन में 5% से ज्यादा वाली।
राइट। बट यहाँ पर आप कंपनी में क्या एक्सरसाइज कर रहे हैं बेटा? तो कह रहा भैया अगर कोई भी पर्सन जो कोई भी एनी कंट्रोल एक्वायर करता है कंपनी में, तो आप ट्रिगर कर देते हो। जो क्या कर देते हो? ट्रिगर कर देते हो बेटा। किसको ट्रिगर करते हो? ओपन ऑफर। किसको बेटा? ओपन ऑफर को। मतलब यू हैव टू ब्रिंग ओपन ऑफर एज पर रेगुलेशन 4, राइट। और ओपन ऑफर भी मैंडेटरी है बेटा। क्या है? मैंडेटरी है, आपको ओपन ऑफर लेके आना पड़ेगा। दिस इज द बेसिक कॉन्सेप्ट। समझ में आया? नहीं है? सॉरी। और मतलब यार सिंपल सी बात है। व्हाई आर यू अपॉइंटिंग मेजोरिटी ऑफ डायरेक्टर? देखो जनरली होता है, अगर मैं शेयर परचेज करूंगा, पता लग जाएगा ना कि मेरे पास कंट्रोल है, वोटिंग राइट्स आ गए ना मेरे पास, राइट। तो बहुत सारे लोग क्या करते हैं, वो शेयर्स नहीं परचेस करते। वो क्या करते हैं बेटा? भाई एक बात बताओ, लेकिन इतना तो आपको करना पड़ा, एग्रीमेंट तो बनाओगे ही, हैं? कुछ तो डॉक्यूमेंट होंगे जिसमें आप जनरली ये बताओगे कि आपके पास अधिकार है क्या करने का बेटा? कंट्रोल एक्सेस करने का। मान लो कंपनी को अपने पैसे दिए, इन्वेस्टमेंट किया आपने, और कंपनी आपको अधिकार दे रही है। क्या दे रही है? अधिकार कि आप कंपनी की पॉलिसी मेकिंग में इंटरफेयर कर सकते हो, मैनेजमेंट में इंटरफेयर कर सकते हो, या फिर हमारे मेजोरिटी ऑफ डायरेक्टर्स को अपॉइंट करने का अधिकार किसके पास है? या आप कर रहे हो? एक होता है फॉर्मली यू आर डूइंग, एक होता है इनफॉर्मली यू आर डूइंग। आपका इन्फ्लुएंस इतना है, कंपनी के डायरेक्टर्स आपके हिसाब से ही क्या करे जाते हैं, सेलेक्ट करे जा रहे हैं। कहीं ना कहीं सारे सरकमस्टेंसेस क्या दिखा रहे हैं, एक्चुअली में यू आर कंट्रोलिंग द कंपनी, राइट। तो सर अगर आप कंट्रोल कर रहे हैं कंपनी, याद है ना बेनिफिशियल ओनर एंड कॉन्सेप्ट पढ़ा था आपने? याद है? सेक्शन 89 एंड सेक्शन 90 आपने पढ़ा था, सिग्निफिकेंट बेनिफिशियल ओनर के बारे में। तो वहां पे ऑल दो यू आर नॉट अ रजिस्टर्ड मेंबर, बट स्टिल यू आर एक्वायरिंग द कंपनी इनडायरेक्टली। तो आपका कंट्रोल तो है कंपनी में, है ना? तो हो सकता है ना किसी शेयर होल्डर स्टेक होल्डर के इंटरेस्ट के अगेंस्ट में तो काम कर सकते हो। इसलिए आपसे कह रहे हैं कि एक काम करो, कंपनी खरीदो, वो ज्यादा बेटर रहेगा भैया। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? समझ तो आया नहीं हमारे। अभिषेक, ये कौन? हेलो। हाँ जी, गुड मॉर्निंग। नहीं सर, सर क्या बात नहीं करनी आपको? सर आई एम आल्सो प्रैक्टिसिंग द कंपनी सेक्रेटरी तो द एंड ऑफ। थैंक यू। परसों मैं एक दोस्त की शादी में गया, शादी का रिसेप्शन में गया। अब जैसे मान लो, मुझे नहीं पता क्या होता है क्या नहीं होता है। जैसे मान लो उसकी एंट्री हो रही थी, हम लोग खड़े थे वहां पे सारे, जैसे नेता नहीं आते, नेता, लीडर, मस्त। फिर वो ऐसे ही आ रहा था, नमस्ते। ऐसे में थोड़ा अजीब सा लगा, मैं कहा, यार ये नमस्ते क्यों कर रहा है? होता है ना, जैसे होता है ना समटाइम पीपल यार बड़े कॉन्फिडेंस को लूज कर देते हैं थोड़ा सा, यार इतने सारे लोग हम मुझे ही देख रहे हैं। थोड़ा वो वो होता है, थोड़ा सा कॉन्फिडेंस कम हो जाता है हमारा, तो कुछ भी करते हैं फिर हम। इससे पहले एक और दोस्त की सगाई में गया था मैं, वो तो यूं हाथ में मैं कहा इलेक्शन में खड़ा रहेगा। तो ये थोड़ा सीख मिल रही है कि ऐसा नहीं करना है। वो थोड़ा अजीब लगता है ना ऐसे ऐसे कर। अब पता नहीं अजीब लगता नहीं लगता, मुझे नहीं पता। तो थोड़ा लगता है, थोड़ा अजीब नहीं लगते आप? पता नहीं, मुझे अजीब लगा थोड़ा सा। मैं क्या कर रहा है ये? हालांकि भाई सुंदर थे उस, तभी कॉन्फिडेंस में था थोड़ा सा। चलिए खैर जो भी है। अब आइए एग्जाम्पल नंबर 3 का, जो कि रेगुलेशन 6, 6 था 5 था? अरे 5 था लल्लू, 6। इतनी हड्डियां तोड़ूंगा बेटा, जोड़ेंगे।
वो तो वॉलेंटरली ओपन ऑफर का है ना, रेगुलेशन 6। आ रहा था वो। तो दुखी क्यों लग रही? भूख लग रही? मान लो ये है एक्स लिमिटेड कंपनी। कौन सी कंपनी? और ये एक्स लिमिटेड है टारगेट कंपनी। यू नो अबाउट टारगेट कंपनी? हाँ भाई। सॉरी। अ कंपनी जो लिस्टेड है। क्या बेटा? लिस्टेड है ऑफ कोर्स, जिसके शेयर हम क्या कर रहे हैं, एक्वायर कर रहे हैं साहब। मोबाइल फोन कैसे चल रहा? और एक कंपनी है वाई लिमिटेड। क्या है दोस्तों? अब इस कंपनी ने सपोज इस कंपनी में होल्ड करे हुए, क्या करें दोस्तों, होल्ड करे हुए हैं 40% शेयर्स। ऑल्दो इट इज नॉट अ सब्सिडी। अच्छा एक बात बताए, सब्सिडरी होल्डिंग रिलेशन तो नहीं है? कौन सा रिलेशन है? शाबाश। सेक्शन। यस। 2 + 6। राइट। 2 + 6 बेसिकली क्या बोलता है, अगर मोर देन 20% से ज्यादा शेयर एक्वायर है तो सिग्निफिकेंट इन्फ्लुएंस आ गया ना, तो आप क्या हो जाओगे बेटा, एसोसिएट कंपनी बन जाओ। ये एसोसिएट तो है ये, बट इट इज नॉट क्या बेटा, बट स्टिल क्या 40% शेयर अपने आप में कुछ है? यस। यानी कि मेजोरिटी ऑफ डिसीजंस हो सकता है आपके हो, फंड्स इतने ज्यादा वोटिंग राइट्स हैं, ऑब्वियस सी बात है। यहाँ तो कोई दिक्कत है? पक्का? श्योर? अब सर यहाँ पे। हाँ जी। एक कोई पर्सन है, मान लो मिस्टर एक्स है। यार एक्स तो एक्स एक्स सेम ही हो जाएगा। मिस्टर ए मान लेते हैं इसको। ठीक है। बोलो जी। अच्छा जो ए है ना, ये वाई लिमिटेड कंपनी में होल्ड कर रहा है जी शेयर्स, या इसने एक्वायर करे, वट एवर इज इट। मान लो एक्वायर ही कर रहे, मान लेते हैं। क्या क्या करा बेटा इसने? एक्वायर करा है शेयर्स, दैट मीन्स एक्विजिशन। एक्विजिशन ऑफ शेयर्स। और ये भाई साहब खरीदते हैं 60% शेयर। कितने प्रतिशत? अच्छा एक बात बताओ, जनरली ध्यान सुनना, अगर मान लो ये भी लिस्टेड कंपनी है भैया, यहाँ पर भी आपने 25% से ऊपर का क्रॉस कर दिया लिमिट, बट आपने ऑलरेडी यहाँ पे इतनी बड़ी अमाउंट परचेस कर ली है, ठीक है, तो वो ऑलरेडी सब्सिडरी वाला कॉन्सेप्ट हो गया आपका। हालांकि इंडिविजुअल पर्सन है तो सब्सिडरी तो नहीं होगी, मतलब ये कंट्रोलिंग इन पर्सन बन जाएगा। क्या बन जाएगा? अच्छा बट यहाँ पर एक छोटा सा पॉइंट देखिएगा, अगर ये वाई लिमिटेड कंट्रोल करी जा रही है किसके द्वारा? मिस्टर ए के द्वारा। तो डोंट यू थिंक इसकी जो एसोसिएट कंपनी थी वो भी एक तरीके से डायरेक्टली इनडायरेक्टली कंट्रोल करी जा रही है इसके द्वारा? बोलो। तो ये जो कॉन्सेप्ट समझा जाएगा ना, इसको बोलेंगे इनडायरेक्ट एक्विजिशन। क्या समझेंगे बेटा? इनडायरेक्ट एक्विजिशन ऑफ एक्स लिमिटेड। किसका बेटा? तो भैया ऐसा भी अगर हुआ और उसमें भी अगर आपने लिमिट क्रॉस कर दिया ना, 40% है भैया, तो भैया आपको क्या लेके आना पड़ेगा? ओपन ऑफर। ये कहते हैं रेगुलेशन 5। क्या कहता है बेटा? रेगुलेशन 5 बुझे? पढ़े एक बार देखो, इनडायरेक्ट एक्विजिशन अकर्स व्हेन, क्या लिखा हुआ है? एक्वायर करता है क्या बेटा, शेयर्स, या फिर कंट्रोल इन अनदर एंटिटी, मतलब किसी दूसरे एंटिटी में, जिसकी वजह से कंट्रोल या वोटिंग राइट इफेक्ट हो रहा है किसमें? टारगेट कंपनी में। तो भी भैया ओपन ऑफर को आप क्या कर दोगे, ट्रिगर कर दोगे। आपको ओपन ऑफर लेके आना पड़ेगा, कौन सी कंपनी के लिए? समझ में आया? लिखो। कोई डाउट्स वगैरह हो तो प्लीज पूछे। वैभव कोई डाउट? ये लाएगा ना?
लिखा। चलिए, अभी बड़ा ही इंटरेस्टिंग कॉन्सेप्ट है, इसको भी समझते हैं। दैट इज कॉल्ड डीम्ड डायरेक्ट एक्विजिशन। क्या लिखा बेटा? डीम्ड डायरेक्ट एक्विजिशन। इनडायरेक्ट एक्विजिशन treated as direct if target company's proportion exceed 80% net assets value, sales turnover, or market capitalization. In such a case, same open offer obligation as direct acquisition apply, capitalized in such sales turnover गंवा थोड़ी सी गंवा रहे हैं। क्या कह रहे हो? आज गर्मी सी है क्या? उमस टाइप की। ऑब्लिगेशन एज डायरेक्ट एक्विजिशन अप्लाई हो गया। अब ये क्या कॉन्सेप्ट है सर, इसको समझते हैं ध्यान से। अगेन विद द हेल्प ऑफ एग्जाम। ठीक। हाँ, सुनो जी। एक्स लिमिटेड कंपनी और ये है वाई लिमिटेड कंपनी। क्या है बच्चों? वाई लिमिटेड बोल रहे हो? अच्छा सुनना, ये जो एक्स लिमिटेड है ना, ये है टारगेट कंपनी। कौन सी कंपनी? और वाई लिमिटेड ने एक्स लिमिटेड को ओन किया है। क्या किया है? मतलब बेसिकली माना जाए तो वाई लिमिटेड की ही कंपनी है कौन बेटा? एक्स लिमिटेड। राइट। तो एक्स लिमिटेड अ कंपनी विच इज बिलोंग्स टू वाई लिमिटेड। यानी कि यू कैन से दिस टारगेट कंपनी बेसिकली उसकी ओनरशिप किसके पास है बेटा? ठीक है। हेलो, आ रहा है समझ में? आ रहा है? अब यहाँ पर सुनना, सिचुएशंस क्या है। मान लो ये ए है, मिस्टर ए, ये एक्वायर करता है या एक्विजिशन करता है इनटू शेयर्स या फिर कंट्रोल, है ना? अगर आप इसको देखोगे तो अभी तो आपने पढ़ा था सेम सिचुएशन, तो इसको आपने क्या बोला था? इनडायरेक्ट एक्विजिशन, राइट। बट ये कहना चाहिए इनडायरेक्ट ना, डीम्ड डायरेक्ट मान लिया जाएगा अगर कुछ कंडीशन फुलफिल हो जाती है तो। यानी कि सर ये एक तरीके से क्या है, इनडायरेक्ट एक्विजिशन है कि नहीं? ऑफ कोर्स। भैया आप जनरली बेटा इनडायरेक्टली इस कंपनी को क्या कर रहे हैं, आप टारगेट कंपनी को एक्वायर कर रहे हैं। बोलो।
अच्छा, बट देयर इज सम सिचुएशंस ओवर देयर, अगर वो कंडीशन फुलफिल हो जाती है तो फिर जो इनडायरेक्ट है ना, ये डायरेक्ट मान लिया जाएगा, और इसके ऊपर डायरेक्ट वाले लॉस क्या होंगे बेटा, एप्लीकेबल हो जाएंगे। कहते हैं यदि, इफ टारगेट कंपनी का जो प्रपोर्शन है, यानी कि जो पोर्शन है, वट एवर यू सेड, इस कंपनी के सेल्स में या नेट एसेट्स में या मार्केट कैपिटलाइजेशन, मैं सेल्स का एग्जांपल ले रहा हूँ, किसका एग्जांपल ले रहा हूँ, सेल्स का, ध्यान से सुनना प्लीज, दिस इज थर्ड पॉइंट। अब मान लो ये जो सेल है ना, ये वाई लिमिटेड की सेल किसकी है, और वाई लिमिटेड की जो सेल है वो है 200 करोड़। कितनी है? बट इस 200 करोड़ में ना, भाई एक बात बताओ, ये कंसोलिडेटेड बेसिस पे है, किस बेसिस पे है, कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट है बेटा हमारी, है क्या है बेटा, और उससे हमें पता लग रहा है कि 200 करोड़ की टोटल सेल हुई है बेटा, किसकी, वाई लिमिटेड की, यानी कि दोनों की एक तरह से देखा जाए तो सर जिसमें से जो एक्स लिमिटेड का पोर्शन है ना, अच्छा 200 करोड़ का 80% कितना होगा, 160 करोड़। अब मान लो 165 करोड़ सेल्स सिर्फ और सिर्फ किसकी है, अच्छा मुझे बताओ, दिस इज मोर देन 80% और नॉट, बोलो बोलो। अच्छा, तो अगर ऐसा होता है कि सर टारगेट कंपनी का 80% से ज्यादा कंट्रीब्यूशन है वाई लिमिटेड में, चाहे वो सेल्स हो, चाहे वो मार्केट कैपिटलाइजेशन हो, चाहे वो नेट एसेट्स वैल्यूज हो, उसमें अगर 80% से ज्यादा कंट्रीब्यूशन है, तो एक बात बताओ तो ना, ये कंपनी से अलग कहाँ से हो गई यार, यानी कि अगर आप इसको खरीद रहे हो तो डायरेक्टली डायरेक्टली आप इसको किसको खरीद रहे हो, मेनली, है ना, तो फिर इसको हम क्या मान लेंगे, डीम्ड एक्विजिशन, क्या मान लेंगे बेटा, डीम्ड एक्विजिशन, समझ में आया। तो ये हो गया आपका फोर्थ पॉइंट, ये हो गया फिफ्थ पॉइंट, जहां पर आप डीम्ड एक्विजिशन मान रहे हो, क्या मान रहे हो बेटा, नहीं आया समझ में, आया कि नहीं आया, सॉरी, लिखा तो है कंसोलिडेटेड बेसिस पे, बेटा तभी तो उसका पोर्शन चेक करोगे आप, देखो ना, अगर इसकी इंडिविजुअल सेल होगी तो उसमें थोड़ी पोर्शन चेक करोगे आप किस कौन से पोर्शन को लोगे, जो कंसोलिडेट हुआ है, राइट, तो उस कंसोलिडेशन में ज्यादा हिस्सा किसका है, टारगेट कंपनी का, और आप वाई लिमिटेड को खरीद रहे हो, तो हम मान लेंगे आप डायरेक्टली किसको एक्वायर कर रहे हो, टारगेट कंपनी को, ठीक है, इसलिए इसको इनडायरेक्ट ना बोल के हम क्या बोलते हैं, डेम डायरेक्ट। नहीं आया समझ में, ये हमारा मैंडेटरी ओपन ऑफर का कॉन्सेप्ट कंप्लीट हो गया, हालांकि ओपन ऑफर का प्रोसेस अभी हमने पढ़ा नहीं है, ये मैं आपको सिर्फ क्या समझा रहा था बेटा, मैंडेटरी ओपन ऑफर के सिचुएशन क्या है, जब ऑफर लिमिट ट्रिगर हो जाती है, ठीक है, तो कितने रेगुलेशन पढ़े इसमें हमने, तीन, चार और पांच, लिखो फटाफट से, मेरे केस लॉ पढ़ाना आपको आज, उसके बाद क्लास वाइंड अप करेंगे। तो आज तो न्यू ईयर है, न्यू ईयर की पार्टी दे रहे हो, सॉरी क्या खिला रहे हो, बोलने वाले थे तो सेम, आप खिला रहे हो, तो तुम टमाटर की बेइज्जती कर रही हो उसकी, और भाई पहले बार तुम अखाड़ा क्यों नहीं ज्वाइन कर ले, दिन पर दिन मोटी होती जा रही, प्राची को भी ले जाना साथ में, दिमाग का इलाज भी होता है वहाँ।
खैर जोक सपाट समझ में आया। कौन सी रेगुलेशन पढ़ ली? 3, 4 और 5। 3 क्या कहता है बेटा? लिमिट बता दो प्रॉपरली, ठीक है, 25% या मोर देन 5% क्रीपिंग एक्विजिशन के केस में। 4 में कंट्रोल है, और 5 में इनडायरेक्ट एक्विजिशन है। देयर आर सम सिचुएशंस वेयर इनडायरेक्ट बिकम डीम्ड डायरेक्ट, ठीक है। हेलो, चलिए अब जरा फटाफट से नोट्स पे आते हैं। ये सब कुछ पढ़ लिया बेटा, दिस इज एवरीथिंग इज डन राइट। तो अच्छा, मैंने कोई नोट्स आपको नहीं भेजे हैं क्या कोई से? कौन से वाले? ये वाले तो अभी, ये वाले कहाँ से भेज दूंगा अभी? इससे पहले कौन सा चैप्टर हुआ था हमारा? एलओडीआर, एलओडीआर, वो नहीं भेजे। बाकी तो भेज दिए, शायद बाईबैक वगैरह सब भेज दिए। ठीक है, आज मुझे प्लीज याद दिला देना, मैं भेज दूंगा। कौन सा वाले? वो भेजा तो है। नहीं, नहीं भेजा शायद। शायद नहीं भेजा। देखो एक बार। ये सब हो गया ना हमारा? एवरीथिंग इज डन या? नाउ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट केस। नहीं भेजा भाई, क्योंकि वो मैंने उस दिन कराया था ना, जब मैंने आपको ये कराया। जिस दिन मैंने एलओडीआर कराया था उससे पहले तो खत्म हुआ था मॉर्निंग सेशन में या। खैर, अब एक केस स्टडी पढ़ते हैं बेटा। क्या लिखा हुआ है? वॉयलेशंस ऑफ सेबी एसएसटी रेगुलेशन की केस स्टडी है, राइट। केस का जो सिचुएशंस क्या है बेटा? प्राइम इंफा लिमिटेड वाज सब्जेक्ट टू द एक्विजिशन अटेम्प्ट वर। है कि सुनो, कुछ केस के बैकग्राउंड हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे। एक कंपनी है बेटा, क्या नाम है इसका? जेनस प्राइम इंफ्रा लिमिटेड वाज सब्जेक्ट टू एक्विजिशन अटेम्प्ट वर मिस्टर राजेंद्र कुमार अग्रवाल, मिस्टर, और मिस्टर अमित अग्रवाल, ऑल आर बनियास, ठीक है। इंटेंट टू एक्वायर कितना बेटा? 26% शेयर्स थ्रू ओपन ऑफर इन अकॉर्डेंस विद सेबी सब्सटेंशियल एक्विजिशन ऑफ शेयर्स एंड टेकओवर रेगुलेशन 2011, राइट। यानी कि सर जनरली ये क्या लेके आ रहे हैं? ओपन ऑफर, और कितने शेयर एक्वायर कर रहे हैं? यही पढ़ा था हमने। हाँ सर, अगर आपने लिमिट ट्रिगर कर दी है तो फर्दर 26% शेयर आपको क्या करने पड़ेंगे? परचेज करने पड़ेंगे, ठीक है। बोलिए। अच्छा, फिर कहते हैं ड्यूरिंग द सेम पीरियड एग्जिस्टिंग प्रमोटर इंक्लूडिंग क्या बेटा? विवेकशील डीलर प्राइवेट लिमिटेड ऑल्सो एक्वायर द एडिशनल शेयर्स इन द कंपनी। मतलब जैसे कि ड्यूरिंग द सेम पीरियड, मतलब ये ओपन ऑफर लेके आ रहे थे उसी समय बेटा, कंपनी के क्या प्रमोटर्स एंड कौन? विवेकशील डीलर प्राइवेट लिमिटेड एक कंपनी है, ऑल्सो एक्वायर करती है बेटा क्या? एडिशनल शेयर्स इन द कंपनी। मतलब ऑलरेडी शेयर एक्वायर कर रहे थे, आप और शेयर इसमें क्या करते हैं? परचेज करते हैं। बैकग्राउंड समझ में आया? अच्छा, फैक्ट्स ऑफ द केस क्या थे सुने। कहते हैं एक्विजिशन टाइमलाइन क्या था? पीरियड क्या है बेटा? 22 अगस्त 2013 टू सितंबर 23 2013, ठीक है, ये इसका टाइमलाइन है। फिर कहते हैं जो विवेक सी डीलर प्राइवेट लिमिटेड है वो एक्वायर करता है शेयर इन मल्टीपल ट्रांजेक्शन। मतलब बहुत सारे ट्रांजेक्शन आप एग्जीक्यूट कर रहे हो शेयर परचेज करने के लिए। इसकी वजह से क्या होता है? इनिशियल होल्डिंग कितना था? फाइनल होल्डिंग कितना बन गया? 10। देयर वॉज एन इंक्रीज इन अप्रोक्सीमेटली कितना बेटा? इन शेयर होल्डिंग ड्यूरिंग द फाइनेंशियल ईयर। यानी कि सुन, ये जो प्राइवेट लिमिटेड कंपनी है, इसने इनिशियल कितने एक्वायर कर रखे थे, फिर कितने एक्वायर हो गए, तो मेनली कितने हो गए? क्या 5% से ज्यादा है? क्रिपिंग एक्विजिशन, क्लियर है? अच्छा, तो देखो क्या लिखा हुआ है, एप्लीकेबल रेगुलेशन क्या है? रेगुलेशन 3 सब रेगुलेशन 2 कहता है सभी का, दिस रेगुलेशन प्रोवाइड एन एक्वायरर ऑलरेडी होल्ड कर रहा है कितना, बट लेस देन मैक्सिमम परमिशेबल शेयर होल्डिंग। भाई मैक्सिमम पब्लिक शेयर होल्डिंग क्या होता है? नॉन पब्लिक शेयर होल्डिंग, राइट। 25% तो मिनिमम आपको पब्लिक को इश्यू करने पड़ेंगे। तो क्या आपकी एक्विजिशन मैक्सिमम से कम है? बिल्कुल है सर, राइट। कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा, कैन एक्वायर अप टू इन फाइनेंशियल ईयर विदाउट ओपन ऑफर, राइट। 5% तक कर रहे हो तो आपको ओपन ऑफर लाने की जरूरत नहीं है। बट अगर कोई भी एक्विजिशन 5% से ज्यादा हो गया तो उसने पब्लिक अनाउंसमेंट को ट्रिग कर दिया है और ओपन ऑफर लेके आना पड़ेगा। यही पढ़ा था ना आपने? अच्छा। फिर कहते हैं सर यहाँ पर ओपन ऑफर क्या हो गया? ट्रिगर हो गया। क्या हो गया? द एक्विजिशन एक्सीड द परमिशेबल क्रीपिंग एक्विजिशन लिमिट 5%, देयरफॉर अ मैंडेटरी पब्लिक अनाउंसमेंट फॉर ओपन ऑफर आपको करना पड़ेगा। नॉन कॉम्प्लायंसेस क्या हुआ इस केस में, ध्यान सुनना। कहते हैं विवेक शील्ड डीलर प्राइवेट लिमिटेड फेल टू मेक क्या बेटा? रिक्वायर्ड पब्लिक अनाउंसमेंट, दस रिजल्ट टू वायलेशन ऑफ रेगुलेशन 3 सब रेगुलेशन 2। यानी कि सर जो विवेकशील प्राइवेट लिमिटेड कंपनी है, इसने वायलेशन कर दिया किसका बेटा?
रेगुलेशन 3 सब रेगुलेशन 2 का, ठीक है। इशू इन्वॉल्व, क्या इशू इन्वॉल्व था इसमें? सबसे पहले तो वॉयलेशन क्या है? कहते हैं प्रमोटर एक्सीड क्रीपिंग एक्विजिशन लिमिट, प्रमोटर ने एक्सीड कर दिया। फेल टू comply with the mandatory open offer requirements, breach the statutory obligation of the सेबी रेगुलेशन, ठीक है। सेबी की रेगुलेशन को आपने क्या करा? वायलेट करा। नेचर ऑफ वायलेशन क्या था? प्रमोटर क्लेम द वायलेशन वाज क्या बेटा? इनएविटेबल, देयर वाज नो क्या बेटा? malicious intent, इट occurred ड्यू टू oversights, मतलब हमें पता नहीं था, ठीक है, कि लिमिट ट्रिगर कर चुकी है वगैरह वगैरह, इन्होंने एक्सक्यूज दिए। फिर कहते हैं इंटेंट इज नॉट ऑलवेज रेलेवेंट इन रेगुलेटरी कॉम्प्लायंस, कॉम्प्लायंस ऑब्लिगेशन आर स्ट्रिक्टली इन नेचर। बेटा क्या होता है ना, देखो, ये कोई क्रिमिनल केस थोड़ी चल रहा है आपके मर्डर का, कि आप आपका इंटेंशन देख रहे हैं वहां पे। भाई लॉ में एक्सक्यूज नहीं होते, लॉ में क्या नहीं होता बेटा, ये आप बाद में नहीं बोल सकते भाई हमें नहीं पता था, राइट, हमारा कोई इंटेंशन नहीं था ओपन ऑफर न लाने का, एक्सेट्रा एक्सेट्रा एक्सेट्रा। दिस इज योर रिस्पॉन्सिबिलिटी, आपको ओपन ऑफर लेके आना पड़ेगा, क्योंकि कंप्लायंस क्या है बेटा? स्ट्रिक्ट है। कंप्लायंस क्या है? तो सेबी क्या एक्शन लेता है इसमें? सेबी इनिशिएट करता है एक्शन अंडर सेक्शन 15 I ऑफ सेबी एक्ट 19, राइट, और रूल ऑफ सेबी प्रोहिबिशन ऑफ होल्डिंग इंक्वायरी इन अपोजिशन पेनल्टी रूल 1995, और इसके ऊपर पेनल्टी इंपोज होती है कितनी बेटा? मॉनेटरी पेनल्टी 10 लाख रुपए इंपोज ऑन प्रमोटर, इंक्लूडिंग क्या बेटा? विवेक शील्ड डीलर प्राइवेट लिमिटेड के ऊपर ये पेनल्टी बेसिकली लगती है। अब इस केस के एनालिसिस क्या था बेटा? स्ट्रिक्ट कॉम्प्लायंस क्या है बेटा? रिक्वायर्ड है। तो सेबी रेगुलेशन रिक्वायर्ड स्ट्रिक्ट अधेरेंस, मतलब भैया आपको फॉलो करना ही पड़ेगा, रिस्पेक्टिव आपको पता था नहीं था, ठीक है। इवन अनइंटेंशनल वायलेशन क्या बेटा? अट्रैक्ट पेनल्टीज, आपकी इंटेंशन नहीं भी थी, स्टिल आपको पेनल्टी पे करना पड़ेगा। इंपॉर्टेंट ऑफ थ्रेशोल्ड, क्रीपिंग एक्विजिशन लिमिट 5% मस्ट बी केयरफुली मॉनिटर्ड, ठीक है। एनी एक्सेस ट्रिगर मैंडेटरी ऑफर इज ऑब्लिगेशन बन जाता है, ठीक है। अच्छा, रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है प्रमोटर की? प्रमोटर एक्सपेक्ट टू क्या बेटा? बी केयरफुल अवेयर द रेगुलेटरी प्रोविजंस एंड एंश्योर कंप्लायंस ड्यूरिंग द शेयर, और इसमें सेबी का रोल क्या है बेटा? सेबी रेगुलेटरी अथॉरिटी है, तो एनफोर्स करेगी कंप्लायंस, प्रोटेक्ट करेगी इन्वेस्टर्स के इंटरेस्ट, और मेंटेन करेगी क्या? मार्केट डिसिप्लिन। तो दिस इज द बेसिक सिचुएशन, जो कि क्रीपिंग एक्विजिशन का क्या था बेटा? वॉल्यूशन। हाँ, समझ में आया? पक्का? श्योर, ठीक है, थैंक यू सो मच।